चलिए भैया, अब हम बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है कि भैया इंटरप्रिएट करो आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, इंटरप्रिएट करो आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही तो है। आंसर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 53 एम्पावर्स द स्टेट टू क्रिएट अफर्मेटिव मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 53 क्या बोल रहा है भैया? एम्पावर्स कर रहा है किसको? स्टेट को, कि भैया आप क्रिएट कर सकते हो अफर्मेशन मेजर्स। किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। इट फंक्शंस एज एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 15(1). किसकी तरह फंक्शन करता है? एक्सेप्शन है किसका? है आर्टिकल 15(1) का, विच प्रोहिबिट्स। आर्टिकल 51 क्या करता है? प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्लियर? सिग्निफिकेंस में मैं इसकी अगर बात करता हूँ तो सिग्निफिकेंस हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव एक्शंस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा होता है द मैटिनरी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड द डाउरी एंड द प्रोहिबिशन एक्ट 1961 आर एग्जांपल्स ऑफ जेंडर स्पेसिफिक अफर्मेशन एक्शंस। ठीक है, कौन कौन से? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये एग्जांपल्स है ऑफ जेंडर स्पेसिफिक अफर्मेशन एक्शंस के। These laws promote safety, equality, and opportunity for women and children, ensuring their holistic development. These laws promote safety, equality, and opportunity for women and children, ensuring their holistic development. क्लियर? अब हम जुडिशियल प्रेसिडेंट में मैं अगर बात करूं तो इन एयर इंडिया वर्सेस नागेश मिर्जा, इन एयर इंडिया वर्सेस नारगेस Narges Mishra, the judicial upheld maternity benefit as a constitutional guarantee under Article 15(3). ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर इसके बात करूं तो लिखा हुआ द आर्टिकल अलाइंस विद इंटरनेशनल कन्वेंशन सच एज CEDAW showcasing India's commitment to addressing gender inequality and promoting child welfare। तो इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है कि दिस आर्टिकल अलाइंस विद इंटरनेशनल कन्वेंशन सच एज CEDAW showcasing India's commitment to addressing gender inequality and promoting child welfare। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? एग्जामिन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एग्जामिन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसमें क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज एन एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 14, 16 एंड 39D। जो प्रिंसिपल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो एक्सटेंशन है किसका? आर्टिकल 14, 16, 39D का। इट embodies the constitutional mandate of eliminating wage disparity based on discriminatory factors, ensuring socio-economic justice। फिर से पढ़ लेता हूं तो देखो क्या लिखा हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज एन एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, सॉरी 14, 16 एंड 39D। It embodies the constitutional mandates of eliminating wage disparity based on discriminatory factors, ensuring socio-economic justice। एनालिसिस हम इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीगल एनफोर्समेंट की। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं भैया? लीगल एनफोर्समेंट की मैं अगर बात कर रहा हूं तो लिखा हुआ इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976। कौन सा एक्ट है? इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976। कौन सा एक्ट है? इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976 है। ये क्या बोलता है? एक्सप्लिसिटली मैंडेट इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन परफॉर्मिंग द सेम और सिमिलर वर्क। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे, इट रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू जस्टिफाई वेज डिस्पैरिटी एंड एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन कॉम्पनसेशन। फिर हमको जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में हम बात करते हैं तो देखो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में क्या है? इन रणधीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया का, रणधीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट रीऑर्गेनाइज इक्वल पे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल imperative linking it with the fundamental rights of equality। ये इसका क्या हो जाएगा? जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में क्या लिखा हुआ भैया? रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट रीऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज है, रिकॉग्नाइज है, रिकॉग्नाइज इक्वल पे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का क्या मतलब हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव मतलब हो गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव, संविधानिक अनिवार्यता।
संविधानिक अनिवार्यता होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव मतलब संविधानिक अनिवार्यता, लिंकिंग इट टू द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट रूलिंग्स हैव एक्सटेंडेड दिस प्रिंसिपल टू कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर एंड गिग इकोनॉमिक वर्कर्स। क्लियर। आगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मैं अगर बात करूं तो लिखा हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम देखते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा हुआ है कि इट रेजोनेट्स विद द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन, इट इट रेजोनेट्स विद द इंटरनेशनल लेबर organization conventions and emphasizing em, emph- emphasizing equal remuneration as a fundamental labor right। क्लियर। आगे देखते हैं तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या पूछ रहा भैया वो आपसे, आपसे पूछ रहा भैया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछ रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के काय के लिए फॉर द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं तो क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 17 याद रखना कौन सा है भैया, इसका आर्टिकल नंबर 17 कौन सा है, आर्टिकल नंबर कौन सा है, 17 है, 17, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन unequivocal abolishes untouchability and prohibits its practice is in any form. It aims to dismantle caste-based discrimination, a deeply entrenched and anti-social evil. तो क्या ये प्रोविजन फॉर द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, unequivocal abolishes untouchability and prohibits its practices in any form. It aims to dismantle caste-based discrimination, a deeply entrenched social evil. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में हम बात करते हैं तो देखो सबसे पहले आ रहा है लेजिस्लेटिव मेजर्स, सबसे पहले क्या आ रहा है, लेजिस्लेटिव मेजर्स लिखा हुआ, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 प्रोवाइड्स रोबस्ट लीगल मैकेनिज्म टू कॉम्बैट अनटचेबिलिटी, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 prohibits a robust legal mechanism to combat untouchability. The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocity Act of 1989. The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocity Act of 1989 strengthen these protection by addressing caste-based violence. ये इसका क्या हो जाएगा भैया, लेजिस्लेटिव मेजर्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव मेजर्स को हम देखते तो लिखा हुआ, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 provides a robust mechanism to combat untouchability. The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocity Act 1989 strengthen these protection by addressing caste-based violence. आगे हम देखें तो जुडिशियल इंटरवेंशन में हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है भैया, जुडिशियल इंटरवेंशन, इसमें क्या लिखा हुआ है देखना, जुडिशियल इंटरवेंशन में लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पू बालू इंगले, द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पू बालू इंगले, द कोर्ट emphasized the enforceability of Article 17, reaffirming its transformative potential. तो जुडिशियल इन्वेंशंस क्या बोलते हैं, इन्वेंशंस नहीं इंटरवेंशंस है, जुडिशियल इंटरवेंशंस क्या बोल रहे हैं, इन स्टेट वर्सेस कर्नाटका वर्सेस अप्पू बालू इंगले, the court emphasized the enforceability of Article 17, reaffirming its transformative potential. Challenges में क्या आ जाएगा, persistent social prejudice require comprehensive education and awareness campaign alongside legal enforcement to achieve tangible process, ठीक है। चैलेंजेस क्या आ जाएंगे, चैलेंजेस में लिखा हुआ परसिस्टेंट सोशल प्रिजुडाइस रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन एंड अवेयरनेस campaigns alongside legal enforcement to achieve tangible process. सिक्स्थ में देखो क्या लिखा हुआ, expound on the right to freedom of movement, expound to the right to freedom of movement. Article 190, Article 19(1)(d), sorry, Article 19(1)(d) guarantees citizens the right to move freely throughout India's territory. जो आर्टिकल 19(1)(d) है वो क्या करता है, गारंटी देता है किसको भैया, सिटीजन्स को, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडियाज टेरिटरी
This freedom is a cornerstone of individual liberty and national integration. Clear? आर्टिकल 19(1) क्या करता है भैया? गारंटीज दे देता है किसको? सिटीजन को द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडियाज टेरिटरी. द फ्रीडम इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक है. की एलिमेंट्स इसमें क्या क्या है? तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा पर्पस एंड स्कोप. सबसे पहले बात करें काई की एलिमेंट्स में सबसे पहले क्या आ रहा है? पर्पस एंड स्कोप. सबसे पहले क्या आ रहा है भैया? पर्पस एंड स्कोप में आ रहा है तो लिख रहे एंश्योर्स दैट इंडिविजुअल कैन रिसाइड ट्रेवल और सीक अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द नेशन विदाउट अनड्यू इंटरफेरेंस. तो पर्पस एंड स्कोप में क्या आ रहा है? ensures that individual can reside, travel or seek opportunities across the nation without undue interference. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में क्या है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में क्या लिखा हुआ भैया? पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल ऑटोनॉमी कॉन्स्टिट्यूट वैलिड ग्राउंड्स फॉर रेस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19(5). ठीक है. तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में क्या है? पब्लिक ऑर्डर आ जाएगा, सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाएंगे एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल ऑटोनॉमी कॉन्स्टिट्यूट वैलिड ग्राउंड्स फॉर रेस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19(5). तो रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी प्रोपोर्शनेट एंड नॉन आर्बिट्री. याद रखना, restrictions must be proportionate and non arbitrary, balancing individual liberty with collective welfare. तो restrictions must be proportionate. कैसा होना चाहिए? proportionate होना चाहिए and non arbitrary, balancing individual liberty with collective welfare. Clear? जुडिशियल पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कौशाला देवी, इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कौशल्या देवी, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. तो जुडिशियल पर्सपेक्टिव में क्या है? इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कौशल्या देवी, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. एक सेवंथ है. सेवंथ में देख लेते हैं. सेवंथ में क्या लिखा हुआ? एनालिसिस द रेट ऑफ सर्चोरारी. एनालिसिस द रेट ऑफ सर्चोरारी. इसमें लिखा हुआ है कि सर्चोरारी इज अ जुडिशियल रिट issued by the superior courts to review and quash decisions of inferior courts or tribunals that act beyond their jurisdiction or violate principle of natural justice. याद रहेगा. तो रिट ऑफ सर्चोरारी कोई पूछते तो बोल दोगे, क्या बोलोगे कि भैया सर्चोरारी इज अ जुडिशियल रिट. कैसी रिट है? जुडिशियल रिट है. इशूड कौन करेगा? बाय द सुपीरियर कोर्ट्स. क्यों करे? टू रिव्यू एंड क्वाश डिसीजंस ऑफ इंफीरियर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स दैट एक्ट बियॉन्ड देयर जुडिशियल्स और वायलेट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. क्लियर? कोर एस्पेक्ट्स में क्या आ जाएगा इसके? तो स्कोप एंड पर्पस हम बात कर लेते हैं. तो स्कोप एंड पर्पस में क्या आ रहा है कि सर्चोरारी अप्लाइज टू जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू एंश्योर एडहेरेंस टू लीगल प्रिंसिपल्स. स्कोप एंड पर्पस में मैं अगर बात करूं तो लिखा हुआ भैया सर्चोरारी अप्लाइज टू जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल एंड administrative decisions to ensure adherence to legal principles. It is invoked when a lower authority acts without jurisdiction or violates procedural fairness. ये इसके स्कोप एंड पर्पस हो जाएंगे. स्कोप एंड पर्पस में क्या लिखा हुआ कि सर्चोरारी अप्लाइज टू जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस टू एंश्योर adherence to legal principles. It is invoked when a lower authority acts without jurisdiction or violates procedural fairness. ठीक है. अब मैं अगर इसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो एक आ रहा है इन ए के कैरेपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इन ए के KRAIPAK कैरेपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. The writ was used to annual administrative decision that breach natural justice. The case underscored the judiciary role as a watchdog against arbitrary executive actions. Clear? मॉडर्न रिलेवेंस में अगर बात हो तो लिखा हुआ सर्चोरारी remains a critical role for safeguarding accountability and transparency in governance. Thank you.